हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू एंड वेलकम टू स्मार्ट वे। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जीटी मेथड क्या होता है। उसके बारे में हमने उसके करैक्टरिस्टिक भी पढ़े थे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमने पढ़े थे, उसके जो एडवोकेट्स थे वो भी हमने पढ़े थे कि कौन कौन है जो उस मेथड को सपोर्ट करते हैं। तो इस मेथड में हम जो डायरेक्ट मेथड है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। इट वाज रिएक्शन अगेंस्ट जीटी मेथड, कि ये जो डायरेक्ट मेथड था ये जीटी मेथड के अगेंस्ट आया था। यानी कि ये जीटी मेथड की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ये मेथड बनाया गया था, ये डेवलप किया गया था। दिस मेथड वाज एडवोकेटेड बाय माइकल वेस्ट, कि इस मेथड को माइकल वेस्ट ने डेवलप किया था। ये माइकल वेस्ट के द्वारा एडवोकेट किया गया मेथड है। यानी कि इस मेथड के जो प्राइम सपोर्टर है वो है माइकल वेस्ट, यानी माइकल वेस्ट ने ही इस मेथड को डेवलप किया था। इट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस प्रोबेबली इन 1901, कि इस मेथड को फ्रांस में डेवलप किया गया था। यानी इसका जो जन्म हुआ था इस मेथड का, इसका जो ओरिजिन था वो फ्रांस में हुआ था, और इसका जो ओरिजिन हुआ था वो 1901 यानी 1901 के समथिंग माना जाता है। जहाँ पर भी जो इसके ऑथेंटिक जो सोर्सेज है वहाँ पर इसमें क्या जो यानी ओरिजिन दिया है वो 1901 यानी 1901 में ही दिया गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड, कि जो डायरेक्ट मेथड है इसको नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। हम आगे देखेंगे कि इसे नेचुरल मेथड क्यों कहा जाता है। इसे मदर्स मेथड भी बोला जाता है। मदर्स मेथड इसे इसलिए बोला जाता है बिकॉज जब हम जो मदर टंग है उसे हम मदर टंग को उसी लैंग्वेज में सीखते हैं। यानी कि हम मदर टंग ही सुनते हैं, मदर टंग जो मदर टंग है वही बोलते हैं, और इसी तरीके से हम मदर टंग को सीख जाते हैं। यानी कि हम मदर टंग को एक्वायर करते हैं। तो उसी तरीके से ये डायरेक्ट मेथड हमें जो फॉरेन लैंग्वेज है वो सिखाता है। यहाँ पर हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो हमें इंग्लिश में भी ये इसी तरह सिखाता है। नेक्स्ट, इसे ओरल मेथड भी बोला जाता है बिकॉज ये स्पीकिंग और लिसनिंग पर ज़्यादा फोकस करता है। यानी इसका जो एम्फेसाइज होता है वो ओरल मेथड, यानी कि ओरल जो वर्क होता है लिसनिंग का होता है, स्पीकिंग का होता है, उस पर ही ज़्यादा होता है। इट रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज, कि जो लर्नर की जो भी कोई सीखने वाला है उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको ये रिफ्रेन करता है, यानी उस पर प्रतिबंध लगाता है कि हमें अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो नहीं बोलनी। इसके बजाय हमें जो लैंग्वेज बोलनी है वो टारगेट लैंग्वेज में ही हमें स्पीकिंग भी करनी है, और जो हमें समझाया भी जाता है वो टारगेट लैंग्वेज में ही समझाया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम इसके देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स, कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट है एम्फेसाइजेज ऑन ओरल वर्क, कि ये जो मेथड है वो एम्फेसाइज करता है किस पर, ओरल वर्क पर, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इस पर जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो लिसनिंग और स्पीकिंग पर किया जाता है। यानी कि हमें सीधा ये प्रोनाउंसिएशन सिखाता है, हमें इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना सिखाता है कि हम कैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम इस मेथड के थ्रू पढ़ते हैं तो फर्स्ट दिन से ही हमें इंग्लिश में ही बातें करनी स्टार्ट करा दी जाती है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया, कि जो वर्ड है और उस आइडिया है उसके बीच में इस डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो पहले हम इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और फिर उससे आइडिया निकाल लेंगे, ऐसा इसमें नहीं होता। हमारे माइंड में जो आइडिया है उसी के अकॉर्डिंग वर्ड्स आते हैं, यानी कि हमें क्या बोलना है। तो वो ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड में ऐसा आएगा कि हमें हिंदी में समझ में आएगा फिर हम उसको ट्रांसलेट कर करके बोल लेंगे। डायरेक्ट ही इंग्लिश में ही हमारे आइडियाज़ आते हैं कि हमें क्या बोलना है। तो ये आइडिया और वर्ड के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ मेथड, सॉरी यहाँ पर ये मदर टंग आएगा, यहाँ पे आएगा ये MOTHER, यानी ये मदर टंग है। यानी यूज ऑफ मदर टंग इज रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि इसमें जो मदर टंग का यूज है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। यानी कि इसमें मदर टंग यानी के यूज पर बैन लगाया जाता है कि हमें जो अपनी मातृभाषा है, अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है वो वहाँ पर नहीं बोलने दी जाती। हमें जो यूज करना होता है वो लैंग्वेज भी हमारी टारगेट लैंग्वेज, यानी कि अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश में ही बोलना होता है, यानी केवल हम इंग्लिश का ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर इज टोट डिडक्टिवली, ये यहाँ पर इज आएगा, आप इसे देख लेना।
ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, कि यहाँ पर हमें जो ग्रामर पढ़ाया जाता है वो इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है, यानी आगमनात्मक तरीके से पढ़ाया जाता है। यानी कि जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो पहले हमें रूल्स ना सिखाकर एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, यानी कि हमारे सामने पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू ही जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रूल बनाते हैं, यानी खुद से ही हम रूल जनरेट करते हैं। जो स्टूडेंट है उनका एक्टिव रोल होता है रूल जनरेट करने में, तो इसे हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। सो यहाँ पर जो ग्रामर है वो इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन एंड फॉर्मल ग्रामर आर इग्नोर्ड, कि इसमें ट्रांसलेशन और फॉर्मल ग्रामर को इग्नोर किया जाता है, कि ऐसा नहीं है कि इसमें हमें ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ाया जाए, इसमें डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो इसमें ट्रांसलेशन नहीं किया जाता। और जो फॉर्मल ग्रामर है यानी जो हमारी औपचारिक ग्रामर है, यानी कि ग्रामर को अलग से पढ़ाना, ऐसा इसमें नहीं किया जाता कि हमें ग्रामर को अलग से पढ़ाया जाए। इसमें जब हमें कोई टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं तो उसके बीच बीच में जो ग्रामेटिकल जो टर्म्स आती है वो यूज होती है, तो उनको वहीं पर एक्सप्लेन कर दिया जाता है, यानी बीच बीच में ही हमें वो पढ़ा दी जाती है। सो इसमें ट्रांसलेशन एंड जो फॉर्मल लैंग्वेज को जो फॉर्मल ग्रामर है उसे इग्नोर किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसका जो 6 जो करेक्टरिस्टिक है वो है फॉलोज द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग फ्रॉम, यानी कि ये जो तरीके यूज करता है पढ़ाने के, यानी कि हमारे कुछ रूल्स होते हैं, उनमें टीचिंग के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं टीचिंग्स के। तो उसमें यहाँ पर दिया गया है कि मेनली 2 टीचिंग प्रिंसिपल को यूज करता है। फर्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि पहले हमें सिंपल चीज़ें सिखाई जाती है, जो इजी चीज़ें होती है वो सिखाई जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ा जाता है। यानी पहले बच्चे को हम जो सिंपल चीज़ें उसके आसपास की चीज़ें है, जो उसके सराउंडिंग की चीज़ें है वो पढ़ना सिखाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे जो उसके सराउंडिंग में नहीं है, दूर की चीज़ें हैं, वो भी उसे सिखाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कि इसमें हमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है, यानी पहले वो चीज़ें सिखाई जाती है जो हमारे आसपास है, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। यानी कि हम हिंदी में बोले तो ठोस चीज़ें जो है, यानी जो मूर्त चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, इस तरह की चीज़ों से स्टार्ट किया जाता है। और फिर एब्स्ट्रैक्ट यानी जिन चीज़ों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी जो हमारे आइडियाज़ है उन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती है। यानी ये अमूर्त से मूर्त की तरफ बढ़ता है। और दूसरा है कि ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स, यानी कि सामान्य से कठिन की ओर, जटिल की ओर बढ़ता है। तो ये 2 प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। सो इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है, एडवांटेज का मतलब है कि इससे लाभ क्या है हमें, जो कि फ़ायदा क्या होता है इसको, यानी डायरेक्ट मेथड का यूज करके सीखने से। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है वो है दिस इज ए नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग बिकॉज इंग्लिश इज टॉट इन सेम वे एज द मदर टंग इज टॉट, कि ये मदर टंग की तरह ही हमें जो टारगेट लैंग्वेज है, जो इंग्लिश है, वो पढ़ना सिखाता है। ये नेचुरल मेथड है और ये मेथड हमें, जैसे कि हम अपनी मदर टंग को सीखते हैं, यानी मदर टंग को हम सीखते हैं कि हम अपने आसपास हमारी जो लोकल लैंग्वेज वही सुनते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा है, टीचर्स है, वो सब वही लैंग्वेज बोलते रहते हैं, तो हम वही सुनते हैं, और जब हम वही सुनते हैं तब हम बोलते भी वही हैं। तो इसी तरीके से ये जो मदर टंग का तरीका है सीखने का, इसी ही तरीके से हमें इंग्लिश सिखाई जाती है। हमारे वहाँ पर जो यानी कि अगर हम किसी क्लासरूम में गए तो अगर हमें वहाँ पर डायरेक्ट मेथड से पढ़ाया जा रहा है, तो हमारा हिंदी में यानी जो हमारी मदर टंग है उसमें बोलना बिल्कुल बैन कर दिया जाता है, और हमें इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में ही हमसे कोई बात होती है वो समझाई जाती है, और हम भी जब बोलते हैं अपने जो थॉट्स जब हम एक्सप्रेस करते हैं खुद को, तब भी हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो यानी कि मदर टंग के तरीके से ही हमें यहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है। नेक्स्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशनल एंड पेडागोजिकल प्रिंसिपल, कि जो ये एजुकेशनल प्रिंसिपल है और जो पेडागोजिकल जो प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग ही ये चलता है, ये उन्हीं पर आधारित है। यानी कि जो हमारे पेडागोजिकल और एजुकेशनल जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि हमें एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है एक कोई भी लैंग्वेज लर्न करते टाइम। यानी सबसे पहले हम लिसनिंग सीखते हैं, फिर हम स्पीकिंग, उसके बाद
रीडिंग और फिर राइटिंग सीखते हैं। तो ये उस ही सीक्वेंस को फॉलो करता है, यानी कि ये लिसनिंग से स्टार्ट करके हमें राइटिंग तक की चीज़ें सिखाता है। सो इसलिए हम इसे एजुकेशनल एंड पेडागोजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड मानते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो है इट इनेबल्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश विदाउट हेल्प ऑफ मदर टंग, कि बच्चों को मदर टंग की बिना हेल्प के ही इंग्लिश को समझना सिखाता है। यानी कि अगर हमें कुछ सिखाया जा रहा है, तो मान लो हमें वेजिटेबल्स नेम सिखाए जा रहे हैं, तो अगर मान लो ये बोलेंगे कि जो है वो रिज ग्राउंड क्या होती है, तो अब हम भी सोचते होंगे, यानी कि आप में से भी कुछ लोग हैं जो सोच रहे होंगे फिलहाल कि रिज ग्राउंड क्या होती है। तो हमें ये नहीं बताया जाएगा कि रिज ग्राउंड क्या होती है, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं बताया जाएगा, बल्कि हमें रिज ग्राउंड की एक पिक्चर दिखाई जाएगी, ताकि ये हमारे कॉग्निशन में बैठ जाए, हमारे माइंड में फिक्स हो जाए कि हम इसे रिज ग्राउंड कहते हैं। रिज ग्राउंड होती है तुरई, जिसे तोरी भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर एक तोरी की पिक्चर दिखाई जाएगी और उसके साथ लिखा होगा रिज ग्राउंड, तो बच्चे के माइंड में सीधे इमेज बन जाएगी कि हाँ इसे रिज ग्राउंड कहते हैं। उस रिज ग्राउंड को हिंदी में ट्रांसलेट करके ये नहीं बताया जाएगा कि बेटा रिज ग्राउंड को हिंदी में तोरी कहते हैं। अगर उसे इस तरह बताया जाएगा तो उसके माइंड में तोरी जल्दी बैठेगा, इसलिए वो भूल भी सकता है। लेकिन जब हम पिक्चर से पढ़ाते हैं तो सीधे पिक्चर को देखते ही, यानी तोरी को देखते ही बच्चे के माइंड में आता है कि ये रिज ग्राउंड है। सो इस तरीके से हमें यहाँ पर चीज़ें सिखाई जाती है। मैंगो अगर बताना है, अगर हम फ्रूट्स नहीं पढ़े तो सीधे मैंगो की पिक्चर दिखाई जाएगी। एप्पल है तो एप्पल की पिक्चर दिखाई जाएगी। अगर एनिमल्स नहीं पढ़ाने हैं तो एलिफेंट की और लायन की। उसके अलावा अगर हम रैट पढ़ रहे हैं, बेफेलो, काऊ अगर ये पढ़ रहे हैं तो इनके नाम के साथ इनकी पिक्चर दिखाई जाती है, ना कि हिंदी में इनके नाम को ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। सो इसमें हमें जो भी यानी हमारी जो इंग्लिश है वो बिना मदर टंग की हेल्प के सिखाई जाती है। नेक्स्ट जो इसका फोर्थ एडवांटेज है वो है इट गिव्स फ्लुएंसी इन स्पीच, कि ये हमें स्पीच में फ्लुएंसी देता है। बिकॉज जब हम मान लो कि अगर हम ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ते हैं, तब हम अपनी बात को अगर एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे माइंड में पहले हिंदी आती है, फिर हम उसको ट्रांसलेट कर करके बोलते हैं, तो इससे टाइम लग जाता है, हम फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमें हिंदी की इंग्लिश ही नहीं समझ में आ रही होती, इंग्लिश वर्ड इनको हम भूल जाते हैं और हम वहीं पर अटक जाते हैं, हमारी फ्लुएंसी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, और ये वर्ड और आइडिया के बीच में बॉन्ड क्रिएट करता है, ऐसा हमने अभी अभी पढ़ा भी था। तो सीधे अगर हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो बातें सीधे हमारे माइंड में इंग्लिश में ही आएगी, और जब हम इंग्लिश में ही आएगी, इंग्लिश में ही आइडिया जनरेट होंगे, तो हम उन्हें इंग्लिश में ही एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इससे हमारी जो स्पीच है वो फ्लुएंट बनता है। नेक्स्ट इसका फिफ्थ एडवांटेज है वह इट फॉलोज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स LSRW, कि ये जो लैंग्वेज लर्निंग स्किल है ये उनका जो सीक्वेंस है LSRW उसी को फॉलो करता है। इसे हमने अभी अभी पेडागोजिकल और एजुकेशनल प्रिंसिपल में भी डिस्कस किया था। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ तक की समझ में आई है। बढ़ते हैं हम आगे। अब हम इसके देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या क्या है इस डायरेक्ट मेथड के। वैसे तो ये नेचुरल मेथड भी है, इसे मदर मेथड भी बोलते हैं, बट कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके, उन्हें हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो है इट इज़ एन इनकम्प्लीट मेथड बिकॉज इट गिव्स मोर एम्फेसाइज ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि हमारी जो स्पीच है उसको फ्लुएंट बनाता है, और ये जो मोर एम्फेसाइज करता है वो करता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर, और इसीलिए हम इसे ओरल मेथड भी कहते हैं। ये रीडिंग और राइटिंग पर कम ध्यान देता है बजाय कि लिसनिंग और स्पीकिंग के, यानी कि जो मोर एम्फेसाइज होता है वो होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर, और उसके बाद उसके बाद रीडिंग और राइटिंग पर ध्यान दिया जाता है। सो इसे इनकम्प्लीट मेथड कहते हैं बिकॉज जो जो चारों हमारे स्किल हैं उनको इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सबसे पहले ये हमें खुद को एक्सप्रेस करना सिखाता है, सो ये लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए इसे हम इनकम्प्लीट मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसका इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड, यानी कि जब हम इस मेथड का यूज करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा टीचिंग एड्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें अगर कुछ पढ़ाना है तब हम इसे हिंदी में तो ट्रांसलेट करके बता नहीं सकते। तो उसी तरीके से अगर शिकायत तो हमें जो ऑडियो विजुअल एड्स है उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, विजुअल एड्स की भी ज़रूरत पड़ती है अगर हम पिक्चर शो करते हैं तो। उसके अलावा हमें ऑडियोज़ की भी ज़रूरत पड़ती है,
ऑडियोज है वो तो उनसे तो चीज़ें कम ही समझ में आती है, बिकॉज वो भी इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो हमें इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है ऑडियो विजुअल ऐड की। और इसके अलावा जैसे प्रोजेक्टर वगैरह है, पिक्चर्स है, इनकी ज़रूरत पड़ती है ताकि हमें बिना ट्रांसलेट किए ही हम डायरेक्ट तरीके से बच्चों को सिखा सके। तो जब हम इनकी टीचिंग एड्स खरीद के लाएंगे तो उसमें पैसे तो लगेंगे और ये चीज़ें बहुत महंगी भी है। सो ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, यानी यहाँ पर इसमें जो मनी है वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। नेक्स्ट है जो इसका डिसएडवांटेज वो है, इट इज़ नॉट यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम। कि जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हो एक क्लासरूम में, जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर हम NEP इन 2009 की बात करें तो उसमें ये दिया गया है कि अगर हम फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चे देखते हैं तो हमें एक क्लास में 30 बच्चे होने चाहिए, एक टीचर के अंडर में 30 बच्चे पढ़ेंगे। और अगर हम यानी अपर प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो उसमें 35 बच्चे एक क्लास में होंगे, यानी 35 स्टूडेंट्स इन वन क्लास। बट हमारे इंडिया में ऐसा होता नहीं है, बिकॉज यहाँ पर स्कूल कम है, स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो क्लासरूम है वो ओवर क्राउडेड होते हैं, यानी कि ज़्यादा बच्चे होते हैं। लेकिन इसमें हमें एक एक बच्चे को ध्यान से सिखाना पड़ता है। तो ओवर क्राउडेड अगर क्लासरूम है तो हम उसमें एक स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर किसी चाइल्ड पर उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना कि हमें देने की ज़रूरत होती है। सो ये ओवर क्राउडेड क्लासरूम में यूजफुल नहीं है। इसमें हमें थोड़े बच्चे लेने होते हैं ताकि हम प्रत्येक बच्चे पर ठीक से ध्यान दे सके और उस अच्छे से सिखा सके। सो ये ओवर क्राउडेड क्लास के लिए अनयूजफुल रहेगा, यूजफुल नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो इसके डिसएडवांटेज है वो है, इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग मेथड। कि ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, यानी कि इस मेथड से अगर हम टीचिंग कराते हैं तब ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को फर्स्ट टाइम में चीज़ें ना समझ में आए तो हमें उनको ज़्यादा अच्छे से डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना होता है। बट चूँकि अगर मान लो कि हम हिंदी के बच्चे हैं और हम हिंदी ही पढ़ते हैं, हिंदी सुनते हैं, तो अगर हमें कोई बात सीधे इंग्लिश में ही पढ़ानी सिखाई जाए तो जैसे 3 4 5 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाएंगे तो वो सीधे इंग्लिश में कुछ नहीं सीख पाते, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उन्हें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, यानी कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स। कि ये जो टीचर्स है, ये जो टीचिंग मेथड है, इसको यूज करने के लिए हमें ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो हर एक टीचर है वो इसमें मास्टर नहीं होता, यानी कि वो इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज करना नहीं जानता। तो इसके लिए हमें ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर कोई इसका यूज कर सकता है अच्छे से तो वो है ट्रेंड टीचर्स। सो हमें सबसे पहले ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। अब हम देखते हैं कि इस मेथड की जो अदर नेम है वो क्या क्या है। पहले भी हमने डिस्कस किए बट हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इसे हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं, ओरल मेथड भी कहते हैं, इसे बार्लिट्ज मेथड भी कहते हैं। इसे बार्लिट्ज मेथड इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो चार्ल्स बार्लिट्ज था वो इसके जो एक वो एडवोकेट थे, यानी कि वो इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उन्होंने अपने देश में यानी कि अपने USA में इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। तो इसे हम बार्लिट्ज मेथड भी कहते हैं। इसे हम फनेटिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। फनेटिक मेथड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान लिसनिंग और स्पीकिंग पर दिया जाता है। सो फनेटिक का मतलब ये है साउंड प्रोड्यूस करना, यानी साउंड फनेटिक्स है, उसका जो मीनिंग होता है वो है ध्वनि। तो ये ध्वनि विज्ञान के अकॉर्डिंग काम करता है। सो इसे हम फनेटिक मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल मेथड। इसे साइकोलॉजिकल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लर्निंग लैंग्वेज स्किल है, जो यानी अगर हमें कोई लैंग्वेज की स्किल लर्निंग करनी है तो हमें जो 4 स्किल हैं लैंग्वेज लर्निंग के, यानी SSRW, उनके सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो हम इसे साइकोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट है एंटी ग्रामेटिकल मेथड। हम इसे एंटी ग्रामेटिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ये जो मेथड है वो हमें ग्रामर को अलग से नहीं पढ़ाता बल्कि ग्रामर को इंडक्टिवली टॉट करते हैं। यानी कि अगर हम कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में जैसे जैसे भी हमें ग्रामेटिकल टर्म्स यूज करने को मिली, यानी कि मान लो बीच में हमें कोई नेम आ गया बीच में टेक्स्ट पढ़ाते टाइम, तो उसमें वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि हम नाउन, कि ये जो नेम है वो नाउन है,
नाउन फिर बता दिया जाएगा कि नाउन क्या होती है, यानी कि उसके एग्जांपल्स दिए जाएंगे, फिर बच्चे खुद रूल जनरेट करेंगे तो वहाँ पर साथ में नाउन पढ़ा दी जाएंगी। और फिर उसके आगे अगर हम उसकी जगह उसे रिप्लेस करने के लिए किसी प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें प्रोनाउन पढ़ा दिया जाएगा। यानी कि इसमें जो ग्रामर है वो अलग से नहीं पढ़ाया जाता, यानी कि जो बीच में हमारा टेक्स्ट चल रहा है उसके साथ साथ में ग्रामर को कवर करते जाते हैं, इसलिए हम इसे एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, और कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, जैसे कि अब की बार भी रीट के एग्जाम में पूछा गया था एक मेथड के बारे में कि वो जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का जो मेथड था उस मेथड के बारे में पूछा गया था कि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ था, तो उसके लिए जो सही आंसर था वो था चाइना एंड जापान। सो यहाँ पर भी हमें पूछ सकता है कि जो डायरेक्ट मेथड है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पे था, तो इट वाज वेरी पॉपुलर इन यूएसए। सो हमें आंसर करना है कि ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ वो यूएसए में हुआ। अब हम देखते हैं इसके एडवोकेट्स कौन थे, यानी कि इसके जो प्राइम एडवोकेट्स हैं वो कौन कौन है। तो फर्स्ट है माइकल वेस्ट। माइकल वेस्ट ने ही इस मेथड को ओरिजिनेट किया था, यानी कि माइकल वेस्ट ने ही इस मेथड को डेवलप किया था, तो जो माइकल वेस्ट है वो ही इसके डेवलपर है। एंड जो माइकल वेस्ट है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। सो इस मेथड का जो ओरिजिन हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, और कब हुआ था 1901 में, यानी कि 1901 में इसका ओरिजिन हुआ था। नेक्स्ट जो इसके एडवोकेट है वो है चार्ल्स बारलेट, जो कि हमने अभी भी पढ़ा था कि इन्होंने यूएसए में, यानी कि ये यूएसए से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने अपनी कंट्री में इस मेथड को, इस डायरेक्ट मेथड को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया, तो ये भी इसके प्राइम सपोर्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट है जैस्पर्सन। जैस्पर्सन बिलोंग करते थे डेनमार्क से, इन्होंने भी इसका एडवोकेट किया इस मेथड को और अपने कंट्री में इसे बहुत ज़्यादा फैलाया भी। एंड नेक्स्ट है पासी, और पासी भी बिलोंग करते थे फ्रांस से, यानी कि यहाँ पर माइकल वेस्ट और पासी है वो फ्रांस से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर हमने देखे कि ये जो चार जो यहाँ पर हमारे पास जो चार जो एडवोकेट है, प्राइम जो एडवोकेट है वो है माइकल वेस्ट, चार्ल्स बारलेट, जैस्पर्सन एंड पासी, ये नाम आपको याद रखने हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई है, आपको डायरेक्ट मेथड अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको फिर से भी समझाऊंगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।